मैं शहर आकर अपनी माला आंटी के घर पर रहने लगा और वहीं से अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता था कि मेरी माला आंटी घर पर अकेली रहती थी और मेरे अंकल जी दुबई में। मेरी माला आंटी मुझसे 4 साल बड़ी थी। मेरी माला आंटी मुझसे अक्सर बहाने से मुझे छूने की कोशिश भी करती थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे दूरी बनाकर रहता था। लेकिन एक रात मुझे माला आंटी के कमरे से पति पत्नी जो रात को करते हैं वह वाली आवाज आ रही थी। मैं सोचने लगा, चाचा जी तो विदेश में रहते हैं तो माला आंटी फिर किसके साथ। यही सोचकर मैं धीरे धीरे अपनी माला आंटी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जो मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो माला आंटी एक जवान लड़के के ऊपर चढ़कर बहुत जोश के साथ वह सब कर रही थी और उसके बाद उस लड़के ने भी चाची के साथ। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं शहर में पढ़ने के लिए माला आंटी के घर आकर रहने लगा। दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मेरी उम्र 20 साल है। गांव में मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी ही मेहनत से आगे की पढ़ाई करवाई थी और मुझे पढ़ाई करने के लिए माला आंटी के घर जाना पड़ा। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और एक भाई है जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। माला आंटी शहर में अकेली रहती थी। मेरी अंकल विदेश में नौकरी करते थे। माला आंटी ने ही मेरी मम्मी पापा को कहा कि वह रमन को मेरे पास रहने के लिए भेज दे और यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई करें। मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा कि यह फैसला मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था यह मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा गलत फैसला था। माँ बाप के कहने के मुताबिक माला आंटी के घर आकर रहने लगा और वहीं से कॉलेज पर जाने लगा था। जब मैं माला आंटी के घर आकर रहने लगा तो माला आंटी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो गई थी। अक्सर मुझे यही कहा करती कि तुम्हारे अंकल के जाने के बाद मैं घर में अकेली पड़ गई हूँ। मेरी बहुत ही इच्छाएं हैं, वो सब अधूरी ही रह गई है। मैं ये सब सुनकर माला आंटी को यही दिलासा देता कि आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अंकल जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैं जब भी कॉलेज से वापस घर को आता तो माला आंटी मेरे लिए हमेशा नाश्ता बनाकर तैयार रख देती और बड़े ही प्यार से मेरे बगल पर आकर बैठ जाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती। मैं माला आंटी की मोहब्बत देखकर बहुत खुश होता था कि वह मुझे इतना प्यार करती है। अब रोज ही मेरी जिंदगी कुछ इस तरीके से ही गुजर रही थी। अब माला आंटी धीरे धीरे रात को भी मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में ही सो जाती और फिर मेरे बदन पर हाथ फेरने लगती। माला आंटी की उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन जब माला आंटी मेरे बदन पर हाथ फेरती तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता। रात को सोते वक्त मैं माला आंटी से हमेशा ही दूरी बनाकर रहता था। रात को सोते वक्त मैं माला आंटी से दूरी बनाकर ही रहता था, लेकिन मैं भी तो लड़का ही हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात थी। माला आंटी जब मेरे बदन को छूती तो मुझे अलग सा कुछ एहसास होने लगता। मेरे दिलों की धड़कन तेज पड़ने लगती, लेकिन मैं रिश्ते की वजह से हमेशा पीछे हट जाता क्योंकि मैं सृष्टि की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता था। मेरी माला आंटी का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे भी माला आंटी की तरह यही अफसोस होता कि आंटी के पास हर जरूरत की चीज है, लेकिन उनके जो पति है उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। माला आंटी के मुकाबले हमारे घर के हालात थोड़ी खराब थी। माला आंटी की शादी को अभी सिर्फ 2 साल पहले ही हुई थी। आंटी की कोई भी औलाद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता है कि शायद वह मुझे एक औलाद जैसा ही प्यार करती है, लेकिन शायद यह मेरी ही गलतफहमी थी। माला आंटी हमेशा अक्सर रात को मेरे सर पर आकर अपना हाथ रख कर बैठी रहती और मुझे कहती, मुझे तुम्हारे अंकल की कमी बहुत ही ज्यादा खटकती है। मैं हमेशा ये सोचता पर उन्हें भी यही कहता कि अंकल काम की वजह से विदेश गए हैं। अगर उन्हें नौकरी यही मिल जाती तो आपसे दूर बिल्कुल भी ना जाते और देखना जब वह आएंगे तो आपकी सारी चिंताएं भी खत्म कर देंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी माला आंटी मुझे यही कहा करती थी, क्या तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते? ये सुनकर मैं हमेशा माला आंटी से यही कहता कि आंटी मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक होकर बताए। लेकिन माला आंटी मुझे कहा करती, मैं समझ नहीं पाता, अगर वक्त रहते उनकी बातों को समझ लेता तो शायद मेरे साथ आज इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। गर्मी का दिन था। मैं एक दिन कॉलेज से जल्दी घर वापस आ गया। गर्मी ज्यादा लगने की वजह से मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं तुरंत नहाने के लिए चला गया। जब मैं नहाकर अच्छे से बाहर निकला तो मेरी माला आंटी बाहर कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी
और उनके हाथों में मेरा टॉवल था। माला आंटी को देखकर मैंने कहा कि आंटी आपको क्या कोई चीज की जरूरत है? तो माला आंटी मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, तो इतनी गर्मी में कॉलेज से वापस आए हो तो मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आई हूँ। पर यह कहते हुए और टॉवल लेकर मेरे बगल में आ गई और फिर मेरे बदन को छूने लगी। माला आंटी के छूते ही मेरे बदन में एक आग सी लगने लगी थी। मेरी दिल की धड़कनें अब जोरों से तेज होने लगी थी। मैं चुपचाप खड़ा वहां पर सुन हो गया था। माला आंटी भी धीरे धीरे मेरे सर को सहलाते हुए धीरे धीरे टॉवल नीचे लेकर जा रही थी और फिर कहने लगी, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, क्या तुम जिम करते हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, मैं बचपन से ही फिट हूँ। ये सुनकर माला आंटी मुझसे कहने लगी, मुझे भी फिट फॉट लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। एक मेरी माला आंटी दिखने में बेहद ही दूध की तरह सफेद थी। गदराया बदन, नशीली आंखें, माला आंटी की खूबसूरती देखकर कोई भी उन पर फिदा हो सकता था। लेकिन जब मुझे अपने अंकल का ख्याल आता मैं तुरंत अपनी माला आंटी से दूरी बनाकर रहने लगता। इसी वजह से मैंने तुरंत आंटी से टॉवल पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं आगे से खुद कर लूंगा, आप तो वैसे ही घर का इतना सारा काम करती है। ये सुनकर माला आंटी मुझे हंसते हुए कहने लगी, ये तो मेरा फर्ज है, ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। माला आंटी के जाते ही मैंने एक लंबी सांस ली। अगर आज माला आंटी कमरे से बाहर ना जाती तो शायद मैं अपने जज्बात भी खो बैठता। मैंने तुरंत अपने बदन को पूछा और नीचे लंच करने के लिए चला गया। जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो माला आंटी तुरंत मेरे बगल पर आकर बैठ गई। हाथ पकड़कर मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगी। मैंने आंटी को इनकार भी किया और कहा मैं खुद से खा लूंगा, मगर माला आंटी मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। माला आंटी ने जब मेरा हाथ पकड़ा मेरा बदन फिर से कड़क होने लगा था, मेरे अंदर के जज्बात फिर से उभरने लगे थे। मैंने अपने आप पर बहुत ही ज्यादा काबू रखा हुआ। माला आंटी की मोहब्बत देख के कहीं ना कहीं माला आंटी से प्यार भी होने लगा था, लेकिन तभी मैं अपने दिमाग को संभालता और कहता ये तो गलत बात है, मैं ये सब सोच भी सकता हूँ। फिर मैंने माला आंटी से कहा मेरा पेट भर गया है और मैं अपने कमरे की तरफ भाग गया। मेरे इस तरह के व्यवहार से माला आंटी को भी शायद बुरा लगा था। इसी वजह से वह बाद में रात को मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर माला आंटी मेरे बगल पर आकर बैठ गई और फिर मुझे कहने लगी कि फिर क्या बात है, और फिर अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। अब बालों को सहलाते सहलाते माला आंटी ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया और फिर अपने हाथ को धीरे से मेरे बदन के नीचे तक ले जाने लगी। अब मैं भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब मेरे में जज्बात फिर से उठने लगे थे। मेरा इन जज्बातों पर काबू पाना अब मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मेरा मन कर रहा था अब मैं इन लम्हों को अच्छे से गुजार लूं। मेरी आंखें बंद देखकर माला आंटी ने बिस्तर से चादर उठाकर हम दोनों के ऊपर उड़ा दी। अपना हाथ धीरे धीरे से मेरे नीचे ले जाने लगी। अब मैं आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था। माला आंटी भी मेरी सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी। अब मैं पूरे तरीके से नशे में डूब चुका था। अब मेरा खुद से इन सब से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। माला आंटी भी इन सब का फायदा भी अच्छे से उठा रही थी। वो भी धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। मैं भी धीरे से माला आंटी को कहा, आप ये क्या कर रही है? ये सुनते ही माला आंटी ने मेरे मुंह के आगे हाथ रख दिया और फिर माला आंटी कहने लगी कि तुम कुछ मत बोलो जो मैं कर रही हूँ, मुझे करने दो। इतना कहते ही मैं जोर से सांस लेने लगा। मेरे दिल में धक धक शुरू हो गया था। माला आंटी मुझे कहने लगी कि मेरा बहुत मन होता था, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात को समझते ही नहीं। ये कहते हुए माला आंटी आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे फोन की घंटी जोरों से बजने लगी, जिसकी वजह से मैं तुरंत अपनी आंखें खोली और इन सब से मैं बाहर निकल गया। मैं तुरंत पीछे हट गया और फिर मैं कहने लगा कि मुझे माफ कर दो माला आंटी, और यह कहते ही मैं तुरंत फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। माला आंटी कमरे में बैठकर मुझे आवाज लगा रही थी, लेकिन मैं उनकी आवाजों को इग्नोर करते हुए नीचे गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर मैं सोच रहा था आज अगर फोन की घंटी ना बजी होती तो शायद बहुत गलत हो जाता। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे माला आंटी से दूरी बनाकर रहना चाहिए और यह हम सबके लिए बेहतर होगा। यही सब कुछ सोचते हुए जब मैंने फोन उठाया तो सामने से मेरे एक दोस्त की आवाज आई जिसका नाम था
आकाश मुझे कहने लगा कि रमन, मैंने भी तुम्हारे ही कॉलेज में एडमिशन ले ली है और हम दोनों मिलकर कॉलेज जाया करेंगे। आकाश मेरा बचपन का दोस्त था जो कि मेरे साथ गांव में रहता था। मैंने उसे बताया था कि मैं शहर आकर कॉलेज में एडमिशन लूंगा, तो उसने भी मुझसे कहा था कि जब तुम एडमिशन ले लोगे तो उसके कुछ दिनों के बाद मैं भी तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा। और हमारी बचपन से दोस्ती बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और उसके बाद मैंने फोन रख दिया और अपने कमरे की तरफ आ गया। जब मैं कमरे में गया तो देखा कि माला आंटी अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने तुरंत ने कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैंने सोच कर रखा था या मैं माला आंटी से पूरी तरीके से दूरी बना लूंगा, क्योंकि यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। अगर हमें गलती से इस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ देता तो आगे मेरे लिए बहुत बुरा होता। यही सोचते सोचते मैं रात को कब सो गया मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं सोया था जब माला आंटी कमरे का बाहर दरवाजा खटखटा रही थी। माला आंटी दरवाजा खटखटाते हुए मुझे कहने लगी, रमन, क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? सुनते ही मैंने माला आंटी को हाँ में जवाब दिया और तुरंत उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होकर मैं सीधा कॉलेज के लिए चला गया। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और माला आंटी से एक बार भी बात नहीं की थी। माला आंटी ने मुझे पीछे से आवाज भी दे रही थी, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करके घर से बाहर चला आया। मैंने सोच कर रखा था कि अब मैं माला आंटी से अधूरी ही बनाकर रखूंगा। कॉलेज में जब मैं वापस आया तो आकाश मुझे वहां पर मिला। आकाश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर हम दोनों ने मिलकर अपनी क्लास में आकर बैठ गए। दोपहर लंच के टाइम पर आकाश ने मुझसे ढेर सारी बातें की और फिर मुझे कहने लगा कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी माला आंटी के साथ अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है खाना भी मिलता है, तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं। आकाश से कहा मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। तो आजा फिर शाम को मेरे घर पर रात का डिनर तो हम दोनों साथ ही करेंगे। ये सुनते ही कहने लगा कि मुझे तेरी माला आंटी का घर नहीं पता। मैंने उसे कहा कि तुझे उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगा। पूरा दिन मेरा कॉलेज में क्या, जब मैं वापस घर पर आया तो मैंने मिस्टर मोहित को अपना लोकेशन भेज दिया था। घर वापस आते ही माला आंटी मुझे दरवाजे पर खड़ी मिली थी और जब फिर मेरे करीब आई तो मैं उनसे दूरी बनाने लगा। मैं कल रात के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। इसी वजह से मैं गर्दन झुकाकर माला आंटी से कहने लगा कि आंटी, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर पर आएगा। अगर हो सके तो आप उसके लिए रात का खाना बना दीजिएगा। यहाँ पीजी पर रहता है। ये सुनते ही माला आंटी मुझे कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का डिनर अच्छे से तैयार करके रख दूंगी, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये कहते ही मैं तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन मैंने अपनी माला आंटी की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था। शाम को जब मेरा दोस्त मेरे घर पर वापस आया तो दरवाजा मेरी माला आंटी ने ही खोला था। उस वक्त मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गया हुआ था। जब मैं अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो आकाश और माला आंटी दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को बातें करता देख मैं थोड़ा चौंक सा गया था। फिर मुझे आकाश कहने लगा, यार तुम्हारी माला आंटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम्हें तो यहाँ रहकर बहुत ही फायदा होता होगा। ये सब सुनकर मैं अपने मन में ही उदास हो गया, क्योंकि कल रात को जो कुछ भी हुआ था सोचकर मेरा मन फिर से उदास हो जाता, लेकिन मैंने अपने ख्यालों को झटक दिया था और आकाश के साथ में गार्डन में आकर बातें करने लगा। माला आंटी भी हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके ले आई थी, तो आकाश और माला दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल भी दे रहे थे। माला आंटी नाश्ता रखकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आकाश से बातें करती हुई मुझे मेरे घर से फोन भी आ गया। मैं बात करने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। माँ बाप मुझे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे और मुझे कहने लगे कि कितने दिनों से तुमसे अच्छे से बात नहीं हो पाए। फिर मैं पूरे 10 मिनट तक अपनी फैमिली से बातें करता रहा और जब वापस बाहर आया तो मैंने देखा कि गार्डन में माला आंटी और आकाश दोनों बगल में बैठकर बड़े ही बातें कर रहे थे कि मैं उनके पास आकर खड़ा हुआ तो वो दोनों अचानक ही चुप हो गए और फिर आकाश कहने लगा कि अच्छा चलता हूँ। मेरी से कहा कि तुमने तो रात का डिनर अभी किया ही नहीं, तो वह मुझे कहने लगा कि वह फिर कभी आकर कर लूंगा। कहते हुए वापस चला गया।
फिर मैं और माला आंटी ने रात का डिनर किया था। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं की थी। डिनर करके मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया और अंदर से अपने कमरे को लॉक भी कर दिया ताकि माला आंटी दोबारा मेरे कमरे में ना आए। अब ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। अब मेरी और आकाश की दोस्ती भी बहुत अच्छे से बढ़ चुकी थी। हम दोनों मिलकर दोपहर का खाना, रात का खाना एक साथ खाते थे। कभी कभार तो आकाश रात को मेरे घर पर ही रुक जाता था। एक रात को मेरे साथ कमरे में सो रहा था, तभी अचानक रात को मुझे प्यास लगने लगी। जब मैं उठा तो आकाश मेरे बगल में सो नहीं रहा था। मैं मन में सोचने लगा कि अचानक ये रात को उठकर कहाँ चला गया। जब मैं किचन की तरफ पानी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि आकाश माला आंटी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा था और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। जब मैं उनके बगल में आया तो आकाश मुझे कहने लगा कि उसे प्यास लगी थी, इसी वजह से वह किचन में पानी लेने के लिए आया। लेकिन रास्ते में उसे माला आंटी मिल गई और उनसे बातें करने लगा। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक, मैं किचन से जाकर पानी लेकर आता हूँ। फिर पानी लेकर जब मैं वापस आया और उन दोनों की बातें भी खत्म हो चुकी थी, फिर आकाश मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। जब मैं कमरे में लेटा तो मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। मैं जब इन दोनों को बातें करते देखता और जब उनके बगल में आता तो ये दोनों एकदम से चुप हो जाते। मुझे लगा कि ज्यादा सोच रहा हूँ, इसी वजह से मेरी इस बात को मैं चटक देता और चुपचाप में सो गया। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा कि आकाश कॉलेज नहीं आया था। जब मैंने फोन किया तो वह मुझे कहने लगा कि वह किसी काम से वापस गांव गया है। आकाश के बिना मेरा भी कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं कॉलेज से वापस घर आया तो माला आंटी ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार किया था। जब मैंने माला आंटी से पूछा आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया, तो वह मुझे कहने लगी कि उन्हें बस मन किया, इसी वजह से उन्होंने बना लिया। लेकिन जब मैं खाना देखा तो खाने की क्वांटिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि 3 आदमी का खाना बना है और घर में बस हम 2 लोग थे। मैं माला आंटी से अक्सर दूरी बनाकर रहता था, इसी वजह से मैंने ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया। मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को मैं जल्दी अपने कमरे में सोने के लिए गया था। अब रात को जब मैं सो रहा था कि तभी अचानक मुझे माला आंटी की बड़ी आवाज आ रही थी। माला आंटी की आवाज से ऐसा अंदाजा तो लगाया जा ही रहा था कि वो सुख प्राप्त कर रही है, लेकिन वह किसके साथ? मुझे लगा कि शायद वह फोन पर अंकल से बात करती होगी, क्योंकि अंकल को गए हुए 2 साल हो गया था और माला आंटी की भी तो इच्छाएं होती होंगी। इसी वजह से ये सब सोचते हुए मैंने फिर इस बात को झटक दिया और सो गया। अब रोज मेरी यूं ही जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन आकाश को गए 5 दिन हो गए थे। लेकिन इन 5 दिनों में मुझे रोज माला आंटी के कमरे में यही सब आवाजें आती। माला आंटी की आवाज सुनकर मेरा भी बड़ा मन बेचैन होता। माला आंटी बड़ी जोर जोर से आवाज निकालती थी। मैं अक्सर यही सोचता कि शायद माला आंटी रोज अंकल से बात करती हैं। इसी वजह से मैं हमेशा पीछे हट जाता और एक बार भी जाकर नहीं देखा कि आखिर माजरा क्या है। मैं जब सुबह आकाश को फोन करता तो वह मेरा फोन काट देता। मैं यही सोचता कि शायद मोहित किसी काम के सिलसिले में बिजी होगा। अब तेरे आकाश का मुझे कोई अता पता भी नहीं था। उसने कॉलेज जाना भी अब बंद कर दिया था और मेरा फोन उठाना भी। लेकिन जब भी मैं रोज रात को घर वापस आता तो माला आंटी रोज 3 जनों का खाना बनाकर तैयार रख देती और जब मैं उनसे वजह पूछता तो वह मुझसे कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती। इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और रात को अलग से एक दिन रात को मैं फिर से सो रहा था कि मुझे फिर से मेरी माला आंटी की बड़ी जोर जोर से आवाजें आने लगी। वो किसी से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक बार जाकर देख लूं कि आखिर माला आंटी किससे बात कर रही है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, माला आंटी अंकल से ही बातें करती होगी और मुझे उन सब के बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैं आखिरकार पूरे आधे घंटे के बाद धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए माला आंटी की कमरे की तरफ चला गया। माला आंटी का कमरा अंदर से बंद था। जब मैंने खिड़की की तरफ जाकर देखा तो माला आंटी बिस्तर पर लेटी किसी के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। उससे कहने लगी,
तुमने तो रमन को अच्छा बेवकूफ बनाया। अपना नाम सुनते ही मैं तो पूरा चौंक गया था और मैं सोचने लगा कि बिस्तर पर लेटा इंसान आखिर है कौन। जब मैं धीरे से आगे बढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगा तो मुझे मेरा ही दोस्त आकाश नजर आया। आकाश को देखकर मैं पूरा हक्का बक्का रह गया था। मैं माला आंटी के गाल को हाथ लगाते हुए कहने लगा कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर पहले ही दिन तुम पर फिदा हो चुका था। रमन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो। मैंने रमन को झूठ बोला कि मैं किसी काम से गांव गया हूं और यह कहते हुए ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब मैं दोनों को देखकर सारी कहानी अच्छी तरीके से समझ चुका था। मैं सोच लिया था कि आखिर ये दोनों अक्सर रात को उठकर एक साथ कमरे के बाहर क्या करते हैं। मैंने तुरंत जाकर गुस्से से कमरे के दरवाजे को धक्का मारा। शायद कुंडी लगी थी, जिसकी वजह से दरवाजा भी पूरा खुल चुका था। आकाश मुझे सामने खड़ा देखकर दंग रह गया। वह मुझे कहने लगा कि रमन तुम यहाँ। मैंने कहा कि हाँ, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वह भी इतनी रात को, और वह भी मेरी माला आंटी के साथ। आकाश मुझे फिर से कोई कहानी बनाकर बताने ही वाला था कि तभी मैंने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे? तुम तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हो, तो तुमने मेरी माला आंटी के साथ इस तरीके की हरकत आखिर क्यों की? आकाश गर्दन झुकाए सामने खड़ा था। माला आंटी भी उसके साथ वही खड़ी थी। आकाश मुझे कहने लगा कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आया था तो तुम्हारी माला आंटी मेरे बगल में आकर बैठ गई और मेरे जज्बातों को उठाने लगी, और जब भी मैं तुम्हारे घर पर आता तो माला आंटी ने धीरे धीरे अपना नंबर भी मेरे साथ एक्सचेंज कर दिया था। इसी तरीके से हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक रात माला आंटी मुझे अपने घर पर बुलाई और मुझे कहने लगी कि तुम अपने दोस्त रमन को झूठ बोल देना कि तुम किसी काम से गांव वापस जा रहे हो। मेरे लिए रोज रात को खाना बनाकर तैयार रख देती थी। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों चाची 3 लोग का रोज खाना बनाकर तैयार रखती थी। आकाश कहने लगा, सच मानो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस बहक गया था। मैंने आकाश से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और धोखे की सजा क्या है वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और अब मुझे तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी। आकाश मेरे आगे बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और धक्के मारकर मैंने उसे घर से निकाल दिया। फिर मैंने माला आंटी से कहा कि आपको ये सब करने से पहले एक बार तो सोचना जरूर चाहिए था कि आप शादीशुदा है। और माला आंटी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे अंकल 2 साल से गए हैं, तब से एक बार भी वापस नहीं आए, और ना ही वह मुझे फोन पर टाइम देते हैं। मेरी भी कुछ जज्बात है, मैं तुमसे सिर्फ 7 साल बड़ी हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पति की जरूरत होती है। लेकिन अगर पति ही साथ ना दे तो आखिर एक औरत करे तो क्या करे, उसे तो यही गलत रास्ता ही चुनना पड़ता है। फिर मैंने माला आंटी से कहा कि मैं मान लेता हूँ कि अंकल पैसा कमाने के लिए आपसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो आपके लिए ही तो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, तभी तो आप इतने अच्छे से इस घर में रह पा रही हैं। आपको पैसों को लेकर कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। आप जाकर उन घरों में देखिए जिनके घर पैसे ना होने की वजह से उनको भूखा सोना पड़ता है। माला आंटी सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर खूब जोरों से रोने लगी। अब माला आंटी को मैं बोलकर सीधा अपने कमरे में वापस आ गया और अंकल को एक बहुत ही बड़ा मैंने मैसेज लिखा। मैंने अंकल को माला आंटी की हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। अंकल मेरा मैसेज पढ़कर सीधा ही 3-4 दिन बाद वापस घर आ गए। अंकल को देखकर माला आंटी बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन माला आंटी अब दिल ही दिल डरने भी लगी थी कि कहीं मैंने अंकल को सारी सच्चाई तो नहीं बता दी। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं ये सच अंकल को अगर बताता हूँ तो शायद ये बसा बसाया घर भी उजड़ जाता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहता था। अंकल को एक मैसेज लिखा था जिसमें मैंने उनसे कहा कि माला आंटी आपको बहुत ही ज्यादा याद करती है और उनके दिन ब दिन तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अगर आप जल्दी वापस जाएं तो माला आंटी जल्दी दिल की मरीज भी बन सकती है। ये सब सुनते ही अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और तुरंत वापस घर आ गए। जब अंकल माला आंटी से पूछे तो माला आंटी मेरी तरफ देख रही थी, तो उन्होंने भी हाँ में जवाब दिया।
माला आंटी समझ गई थी कि मैंने ही अंकल से झूठ बोला है। अब अंकल और माला आंटी खुशी खुशी रहने लगे। मैंने माला आंटी का घर पर छोड़ दिया और हॉस्टल में आकर रहने लगा और मैंने आकाश से बात भी करनी बंद कर दी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल अनजान वॉइस पर नए आए हैं तो मेरे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।